देखो ध्यान से सुनो, आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो, आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कैटेगरी सीख लो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी आपको मैं सिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे से समझना क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, हेलो। आ रही है आवाज? लैपटॉप। ये तनीषा को नहीं कनेक्ट कर पा रही है वो वॉइस नहीं पता। को। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, हाँ, अच्छे समझना। नॉर्मली 5 तरह के स्पेशल समझ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पता। हमेशा ध्यान रखो। इंडेमनिटी, मुझे सर गारंटी, लिंक दे। क्या बेटा, हाँ हाँ बेलमेंट, हाँ, प्लेज। एक्चुअली सर वो तनिषा का कॉल आया था, उसको हाँ हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी, इसीलिए उससे बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, उसको अपन जी क्लास का सर। लिंक भेज देंगे अगर नहीं हो पाएगा उससे, तो है ना, जी सर, ठीक है ना। उसको लिंक भेज देंगे हम लोग क्लास का। हमारी तो क्लास रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। तो देखो आपको जी आज सर। मैं बता रहा हूं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझ के करना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को, और बिना डाउट के करना है। ठीक, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं सेक्शन 124 से लेकर 238 में। पहली बात तो ये ध्यान रखो, 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 1 मिनट पॉज कर रहा हूं, 1 मिनट बस बेटा। हाँ, तनीषा को मैसेज कर दूं, जी सर। बेटा अगर वॉइस नहीं आ रही है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा अभी की क्लास का। चल, तो देखो 5 तरह के देख लो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। मुझे लगता है क्योंकि ये टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया था, तो पहले हमको इसको कवर कर देना चाहिए। पंकज, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो ये 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आज आपको मैं समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ के करना। सबसे पहला हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहा जाता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी का आपको एक्चुअल में मीनिंग बताऊं तो ये होता है लॉस कंपनसेशन। ठीक है, इसमें 2 पार्टीज मानी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। एक पार्टी को हम कहते हैं इंडेमनीफायर, और दूसरी पार्टी को हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंडेमनिटी होल्डर। अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है समझो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दिख वेयर ही नहीं रहा। वन पार्टी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस, प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, टू कंपनसेट द लॉस caused to other party by his own cause, या इस ओन कॉज को काटो, टू अदर पार्टी तक ध्यान रखो, इससे आपको ये समझ आ जाएगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि आपको कोई भी नुकसान होगा तो उसका हम आपको कंपनसेशन फिल करके देंगे। मतलब आपका कोई भी नुकसान होगा, किसी भी वजह से हो, हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो जहां प्रॉमिस जो कर रहा है वो इंडेमनीफायर है, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, वेदिका ने मुझे अगर प्रॉमिस किया है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कि सर आपको अगर कोई भी नुकसान होगा तो मैं आपको कंपनसेट कर दूंगी, तो यहां पर वेदिका जो है वो इंडेमनीफायर है। वेदिका जो है वो इंडेमनीफायर है, और मैं जो हूं इंडेमनिटी होल्डर हूं।
मतलब अगर मेरे को अभी नुकसान हो जाए तो वेदिका मेरे लॉस को कंपनसेट करेगी। अब सपोज करो नुकसान मेरा किया है पंकज ने, पंकज कॉज्ड लॉस टू मी, तो मुझे ये बताओ मुझे कंपनसेट कौन करेगा, पंकज की वेदिका? बोलो। वेदिका। वेदिका, क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ऐसा। आपको समझ आया कि इंडेमनिटी की नहीं, ये बता दो आप। जी सर, समझ आ गया। यस। कोई डाउट नहीं? तनीषा आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, अभी चालू हुई आवाज आना। गुड। हम लोग आज पहले कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। मैंने बोला था जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगा, आपको ध्यान है? जी सर। तो 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सेक्शन 124 से लेकर 238 में कवर होते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक सेपरेट कैटेगरी है। 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पहले तो 5 ही होते हैं, ये ध्यान रखो। एमसीक्यू में पूछ दिया कितने तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप याद रखना देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सबसे पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जो ये कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है कि आपको किसी भी कारण से लॉस हुआ तो हम कंपनसेट करके देंगे। तो जो यहाँ प्रॉमिस कर रही है पार्टी, उसे इंडेमनीफायर बोला जाता है, और जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है। तो जैसे वेदिका ने मुझे प्रॉमिस किया कि सर आपको कोई भी नुकसान होगा तो मैं कंपनसेट करके दूंगी, कोई भी आपका नुकसान करेगा मैं कंपनसेट करके दूंगी, तो यहाँ पे वेदिका इंडेमनीफायर है और मैं इंडेमनिटी होल्डर हूं। आप बता दो आपको तीनों को ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, आ जी गई। सर, समझ अब आ सपोज करो ऐसा होता है कि मेरा नुकसान हो जाता है, तो मेरी लाइबिलिटी बनेगी कि मेरा राइट बनेगा? सर राइट रहेगा क्या राइट रहेगा मेरा, बताओ? कि आप जो भी लॉस हुआ है वो सामने वाले से, मतलब जो प्रॉमिसर है उसे कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब प्रॉमिसर ले का सकते नाम हैं। क्या है, यहाँ क्या बोलते हैं उसको? इंडेमनीफायर। क्या? इंडेमनिटी फायर। इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर से इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या मांग सकता है? तो सबसे पहला राइट टू क्लेम कंपनसेशन। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? जो नुकसान हुआ नुकसान की भरपाई करवा सकता है। दूसरी चीज, राइट टू क्लेम डैमेज। अगर थोड़ा भी आनाकानी करता है कौन? इंडेमनीफायर। कोर्ट पहुंच जाओ, पैसा तो मिलेगा, साथ में डैमेज भी क्लेम कर पाओगे क्योंकि सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कितना क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तीसरी clear बात है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, तीसरा है राइट टू क्लेम कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट। कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट मतलब होता है कि आपके और इंडेमनीफायर के बीच डिस्प्यूट हो गया है। अब दोनों क्या कर रहे हैं? एक अमाउंट पे कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं कि चल नुकसान हुआ तो इतना रुपए देंगे। जैसे पहले वेदिका ने बोला था कि सर आपका कोई भी नुकसान हो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी। बाद में हमारा डिस्प्यूट हो गया। अब सेटलमेंट ये है कि अब मेरा कोई भी नुकसान हो वेदिका मेरे को 60 लाख रुपए तो कम से कम देगी। इस बात पे वो भी एग्री कर रही है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट है, जो मैं लॉस होने पर वेदिका से क्लेम कर सकता हूँ। आप बता दो ये कितना समझ आया आपको इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट? आ गया सर आ सर। गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? नहीं। नो सर। नहीं। कहाँ यूज होता है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें इंडेमनिटी का क्लॉज होता है। आप साइन करते हो तो ये लिख के देते हो कि सरकार को अगर कोई नुकसान हुआ तो आप भरपाई करके दोगे। इसका नुकसान होता है आपके इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट में। आप लोग जब जाओगे ना कल को ट्रेनिंग करने के लिए, इंटर्नशिप करने, तो आपका जो मेंटोर है, जो सीएस है, वो इंडेमनिटी क्लॉज डाल देता है कि आपकी वजह से अगर उसको कुछ नुकसान हुआ तो आप कंपनसेट करके दोगे। समझ आई मेरी बात की नहीं है? जी जी सर। सर। क्लियर है? तो अगर आपको ये हाँ। इंडेमनिटी समझ आ गया है तो मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपको बताऊं। हाँ। मैं आज आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाने वाला था, लेकिन लीगल रीजनिंग में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस है, तो पहले इसको करते हैं, फिर कल 9:15 बजे फिर पढ़ेंगे सुबह, और कल हम लोग लीगल रीजनिंग करेंगे, है ना? ठीक है। जी सर। अब दूसरा जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है।
क्या होता है गारंटी का मतलब, बताओ तो मेरे को, ये वर्ड सुने हो कभी? हाँ क्या होता है सर, गारंटी? आपने सर, जब गारंटी सामने वाले को अश्योरेंस करते हैं अपन किसी चीज को लेकर। स्पेसिफिक हो जाते हैं। गारंटी मतलब होता है लोन अश्योरेंस। क्या होता है? लोन अश्योरेंस। नेक्स्ट थिंग, ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। 3 पार्टी कौन सी होती है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। देयर आर 3 पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मीनिंग लिख दूंगा। मुझे अपना घर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए होम लोन लेना है, तो मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हम आपको लोन दे देंगे, हमको कोई इशू नहीं है, बस आप एक काम करो, एक गारंटर लेकर आ जाओ। तो जो पंकज है वो बोलता है कि मैं आपका सर गारंटर बनने को तैयार हूं। तो यहाँ पर टर्म अब ये हो गया है कि लोन मैं ले रहा हूँ एसबीआई से, मुझे लोन चुकाना है, अगर मैं डिफॉल्टर निकल गया तो एसबीआई पंकज से क्लेम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो हूं, मुझे बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर। अच्छा, प्रिंसिपल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ? क्योंकि प्रिंसिपल या मेन लाइबिलिटी मेरी है, मेरे बाद पंकज की लाइबिलिटी आती है। एसबीआई जो है वो क्रेडिटर है, और पंकज जो है, पंकज को हम बोलेंगे श्योरिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर श्योरिटी नाम का एक पर्सन होता है जो डेटर के बिहाफ में गारंटी देता है कि डेटर अपना लोन चुका देगा, और डेटर नहीं चुकाया तो श्योरिटी चुकाएगा। आप बताओ, आपको पहले समझ कितना है? आ गया सर। सर इतना आ गया। आ गया। अब इसकी मीनिंग अगर मैं लिखूं तो क्या मीनिंग लिख सकता हूं? तो अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच थर्ड पार्टी, कौन है यहाँ पे थर्ड पार्टी? पंकज। श्योरिटी। ठीक है, गिव्स गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू क्रेडिटर, that in case of default the surety shall pay the loan। इसमें आपको कोई समस्या? एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें थर्ड पार्टी मतलब श्योरिटी गारंटी दे रही है, किसके भी आप में? प्रिंसिपल डेटर के। किसको दे रही है? क्रेडिटर को, कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो श्योरिटी लोन पे कर देगा। अब आप बताओ, क्या ये इंडेमनिटी जैसा ही है कि इंडेमनिटी से अलग है? गारंटी जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, यहाँ पे भी तो एक प्रॉमिस ही हो रहा है ना। थर्ड पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि कुछ भी अगर नुकसान हुआ बैंक को तो भरपाई कर देगा, तो कहीं ना कहीं इंडेमनिटी जैसा नहीं है ये? है सर, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी है, पहले फर्स्ट पार्टी उसको पे करेगा, दैट इज प्रिंसिपल डेटर। आप जब बी कॉम कर रहे हो तो आपके बी कॉम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आपके बी कॉम में भी ये सारा सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट टेक का, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें 15 मार्क्स आपको पूछे गए, 15 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, क्या डिफरेंस है? पहला लाइबिलिटी। ठीक, इंडेमनिटी में लाइबिलिटी इज प्राइमरी, एक ही आदमी की लाइबिलिटी है इंडेमनीफायर की, और यहां पर क्या है? लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड क्या? सेकेंडरी। प्राइमरी किसकी है यहाँ पे? डेटर की। सेकेंडरी किसकी है? डेटर की, श्योरिटी की। श्योरिटी की। दूसरी बात, पार्टीज। यहां पर 2 पार्टी आप जानते हो कौन कौन? इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। और यहां पर कौन कौन है? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। आप बता दो, आपको डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया दोनों के बीच का?
अब क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमको डिटेल में डिफरेंस नहीं पता होने चाहिए, क्योंकि हमको लिखना तो है नहीं, पर फिर भी दोनों के बीच डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओ, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है ये दो तरह का होता है बेटा, दो तरह की गारंटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा मैं, आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। ठीक है, गारंटी दो तरह की होती है, एक होती है पर्टिकुलर गारंटी, पर्टिकुलर गारंटी, इसको स्पेसिफिक गारंटी भी बोलते हैं। और दूसरी जो होती है उससे बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। दो तरह की गारंटीज होती है जब हम किसी को देते हैं। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गारंटी का मतलब होता है गारंटी गिवन फॉर स्पेसिफिक लोन और एग्जिस्टिंग लोन। अभी आप लोन लेने जा रहे हो, आपके लोन का मैं गारंटर बन जाता हूं या श्योरिटी बन जाता हूं, तो उसको पर्टिकुलर गारंटी या स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। और जब मैं कंटिन्यूइंग गारंटी वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब होता है गारंटी गिवन फॉर सीरीज ऑफ लोन इन फ्यूचर। कहने का मतलब ये समझ आया कि नहीं, पहले बताओ पर्टिकुलर गारंटी। मैं एसबीआई के पास अभी लोन लेने जा रहा हूं 10 लाख का, और मैं तनीषा को बोलता हूं कि तनीषा मेरी श्योरिटी बन जाओ, तनीषा मेरी श्योरिटी बन जाती है, तो ये स्पेसिफिक गारंटी है। ठीक, मैं एसबीआई से लोन लूंगा नेक्स्ट ईयर 2021 में, मैं तनीषा को अभी से बोल दिया हूं मेरे गारंटर बन जाना, तो अभी दी जा रही है कि फ्यूचर में दी जा रही है? बोलो। मैं लोन 2021 में लूंगा अगले साल, मैं तनीषा को अभी से रिक्वेस्ट किया हूं मेरी श्योरिटी अब बन जाना, तो ये अभी का लोन है कि फ्यूचर का लोन है? फ्यूचर। तो ये गारंटी कंटिन्यूइंग कहलाएगी। तो अब मेरे को बताओ तनीषा कौन सी वाली गारंटी से पीछे हट सकती है, मतलब रिवोक कर सकती है? सर फ्यूचर वाली कंटिन्यूइंग। तो आपको इससे ये बात याद रखनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अश्योरिटी कैन रिवोक, रिवोक मतलब आप समझ गए हो, इतनी बार पढ़ चुके हो, श्योरिटी कैन रिवोक कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि वो भविष्य में, अभी आप गारंटर बने नहीं हो तो आप पीछे हट सकते हो। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। यस सर। तो आपको मैंने दो तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बता दिए बेटा, कौन कौन से? इंडेमनिटी और गारंटी। क्या आपको ये दोनों समझ आ गए परफेक्टली? हाँ सर। जी सर। कोई समस्या नहीं है मन में, जीवन में? नहीं। अब तीसरा सुनो, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेलमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं जमानत। बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, एक का नाम होता है बेलर, दूसरी का नाम होता है बेली। बेलमेंट क्या है? तो अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पर्सन deposits his property with other person and takes back the same after completion of purpose। जब एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे इंसान के पास रखवाता है, ठीक है, और पर्पस पूरा होने पर प्रॉपर्टी वापस ले लेता है, तो इसे हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहां पर जो पर्सन प्रॉपर्टी रखवा रहा है उसे बेलर कहते हैं, और जिसके पास प्रॉपर्टी रखाई जा रही है उसे बेली कहते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा कि भिलाई में सबसे बड़ा मॉल कौन सा है बेटा? एक ही तो मॉल है, कौन सा? सही बात है गलत बात है? अब मैं जब अपनी कार से यहां जाऊंगा
तो मैं कार को कहाँ खड़ी करूंगा? यहाँ की पार्किंग में खड़ी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मॉल के अंदर जा रहा हूं। अब होगा क्या, जब मॉल में मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा तो मैं इनको स्लिप दिखाऊंगा, अपनी गाड़ी यहां से निकाल कर दे जाऊंगा। तो जब तक मैंने पार्किंग में गाड़ी रखाई है, ये जो अथॉरिटीज हैं ट्रेजर आइलैंड वाली, इनकी जिम्मेदारी है कि मेरी गाड़ी को ये संभालें। तो गाड़ी इज अ प्रॉपर्टी, मैं बेलर हूं, मैंने ये प्रॉपर्टी पार्किंग में रखाई है, तो पार्किंग वाले बेली हो गए मॉल के। जब मैं मॉल से निकलूंगा तो अपनी प्रॉपर्टी ले जाऊंगा। कितना समझ आया? आ गया सर। और एग्जाम्पल चाहिए क्या? नहीं। क्लियर है? आप मूवी देखने जाते हो तो भी तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखते हो, मूवी खत्म होती है तो ले जाते हो। आप कभी कल को जाते हो घूमने वूमने तो आप क्या करते हो? अपने रिलेटिव के यहाँ कई बार अपनी कीज छोड़ देते हो, फिर जब घूम के वापस आ जाते हो तो कीज क्या करते हो? वापस ले लेते हैं। तो आप कौन हो यहाँ पर, बेलर की बेली? बेलर। आप बेलर हो, आप चाबी रखवा रहे हो। रिलेटिव कौन है? बेली। तो मैं बोलता हूँ मेरी बुक आप लोग संभालो, तो आप कौन हो? बेलर। बेली। मैं कौन हूँ? बेली। बेलर। बेलर। कैसे? जो सामान रखवा रहा है वो बेलर है, जिसके पास रखाया जा रहा है वो बेली। बेली। ये ध्यान रहेगी बात मेरी, समझ आ गया? जी जी सर। सर। कोई डाउट नहीं है? तो एक बात बताओ, जो इन कीपर्स होते हैं, इन कीपर्स मतलब होता है होटल वाले होते हैं, ये बेलर होते हैं कि बेली होते हैं? सर ये बेलर्स होंगे ना? बेली। सोच लो पहले आराम से। हम होटल वालों को सामान रखते हैं कि होटल वाले हमारा सामान रखते हैं? जब हम किसी होटल में चेक इन करते हैं तो हमारा सामान कहाँ रखाता है? होटल में ही रखाता है। होटल वालों के पास। तो वो लोग बेलर कौन होंगे। हुए? कंफ्यूज नहीं होने का है, सामान संभालने वाला बेली है, सामान रखवाने वाला बेलर है। मैं वेदिका के पास सामान रखवाऊंगा, अपनी कीज रखवाऊंगा तो मैं बेलर हूँ। वेदिका को कीज संभालनी है तो वेदिका बेली है। होटल अथॉरिटीज, होटल वाले हमारा सामान रखते हैं रूम में, वो बेली हैं। और हम लोग कौन हैं? बेलर हैं। समझ आई क्या बात? क्लियर है कि डाउट आया? बोलो। क्लियर है। सर एक और एग्जांपल कोई। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर मेरा खोया सामान आपको मिल गया तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? इसको बेच देना कि संभाल के रखना? संभाल के रखना। तो आप कौन हुए, बेलर की बेली? बेली। बेली। कितना क्लियर है? समझ आया? सर क्लियर हो गया। तो इसको दिमाग में बिठा लो, जो अपना गुड्स रखवा रहा है वो बेलर, और जिसके पास रखा रहा है वो बेली। बेली। तो आपने स्कूल में अपना बैग रखा तो आप कौन हो? बेलर। तो बेलर। स्कूल वाले कौन है? बेली। बेली। आपका बैग घुमा दिए, उसके अंदर मोबाइल था आईफोन, तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगेंगे। मांगेंगे। आईफोन मांगोगे कि कंपनसेशन मांगोगे? कंपनसेशन। कंसेशन। कभी भी कंपनसेशन मांगना। ध्यान रहेगी मेरी बात? बेलमेंट समझ आ गया यहाँ तक? हाँ सर। सर। कोई दिक्कत नहीं है? अब मेरे एक सवाल का नहीं। जवाब दो तुम। सपोज करो मेरा काम है लोगों का सामान स्टोर करने का, इसकी मैं फीस लेता हूं सामान स्टोर करने की 1000 रुपीज पर डे। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी चलती है ना जैसे, है ना? अब पंकज ने अपनी शेयर के सर्टिफिकेट्स या अपने जो शेयर्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स मेरे स्टोर के लॉकर में रखवाए। चार्जेस क्या है? 1000 रुपए पर डे। इसने 5 डेज के लिए रखवाया है, 5वें दिन ये ले जाएगा, तो ये मेरे को कितना रुपए पे करेगा? 5000। 5000 पे करेगा। यहाँ पे पंकज बताओ कौन है, बेलर है कि बेली है? बेली। है? बेलर है। बेलर बेली। है। पंकज रखवा रहा है, कौन है? बेलर। बेलर। मैं बेलर। रख रहा हूं, मैं कौन हूं? बेली। बेली। बेली।
पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? आ गई। अब 5 दिन बीते ना, तो मैं बोला पंकज को फीस दो, अपने सर्टिफिकेट दे जाओ। पंकज बोलता है कि आई विल नॉट पे। क्या करूं मैं? सामान मत दो। हाँ? सर कंपेंसेशन क्लेम करेंगे, मतलब आपको जो भी जितने का भी डैमेज हुआ है उसके हिसाब से। इसमें ना मेरे पास जो रेमेडी है, यहाँ पे मैं रेमेडी दिख रहा हूं, रेमेडी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। इस रेमेडी को क्या कहते हैं मालूम है? इस रेमेडी को कहते हैं लीन। क्या कहते हैं? लीन। लीन माने होता है कब्जा। अच्छा। ठीक है, तो मैं किस पर कब्जा कर दूंगा अगर ये मेरे को 5,000 रुपए नहीं देगा तो? उसके शेयर सर्टिफिकेट पे। तो शेयर सर्टिफिकेट पे कब्जा करूंगा तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर लीन, मतलब उस चीज पे कब्जा करो जो आपके पास रखाई गई थी। ठीक है, और मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ तो उसके घर से टीवी भी उठा के सब रख लूंगा अपने पास अपना पैसा निकलवाने के लिए, तो इसको बोलेंगे जनरल लीन। जनरल लीन। तो जब आप बेलर की पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हो जो आपके पास रखाई गई थी, तो उसे पर्टिकुलर लीन बोलते हैं। और जब आप उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को उठा देते हो तो उसको जनरल लीन बोलते हैं। कितना क्लियर है? कितना समझ आया? अब ये बता दो मेरे को कि इस मामले में मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, पर्टिकुलर लीन करना कि जनरल लीन करना? सर जिसपे भी मतलब ज्यादा कंपेंसेशन क्लेम हो जाएगा, जो भाई एक्चुअल शेयर अमाउंट का आपका लॉस सर्टिफिकेट है। तो देखो मेरे कोई काम का है नहीं, वो तो सिर्फ पुट्ठा भर है ना? तो बेटर है कि मैं जनरल लीन करूं, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उठा लूं। सही बात है गलत बात है ना? उसकी बाइक रख लूंगा मैं, उसकी कार रख लूंगा, जब तक 5,000 नहीं देगा कार की चाबी मेरे पास रहेगी। क्लियर है? यस सर। अभी तक समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? ये बेसमेंट यस सर, आ गया। आ गया। नेक्स्ट थिंग जो दिख रहा हूं ध्यान से देखो, अच्छे से सुनो। बेसमेंट में बी ग्रेचुशियस। ये वर्ड पहली बार सुने हो? किसके पहले बताया हूं मैं? कॉन्ट्रैक्ट में बताया है। और नॉन ग्रेचुशियस। ग्रेचुशियस का मतलब होता है फ्री, नॉन ग्रेचुशियस का मतलब होता है पेड। तो जब हम कभी बेसमेंट करते हैं तो ये कई बार फ्री में भी होती है और कई बार ये पेड होती है। 2 एग्जांपल से समझ आ जाएगी बात हमको। जैसे ये मेरी बाइक है, अगर मैं अपनी बाइक को रिश्तेदार के यहाँ रखा रहा हूं या नेबर्स के यहाँ रखवा रहा हूं, तो इसको ग्रेचुशियस मानेंगे कि नॉन ग्रेचुशियस मानेंगे? ग्रेचुइशियस। अब भाई नेबर थोड़ी बोलेगा पर डे का तेरे से 12 रुपए लूंगा मैं, पार्किंग वाले 12 ही रुपए देते हैं, ये ग्रेचुशियस है। लेकिन अगर इसी बाइक को मैं रेलवे की पार्किंग में रखवाऊंगा तो नॉन ग्रेचुइशियस। अब आप बता दीजिए, आपको बेसमेंट पूरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे सर। तो अब इससे क्वेश्चन सुनो एग्जाम में क्या आता है। सबसे पहले तो ये पूछता है बेसमेंट क्या है, ग्रेचुशियस की नॉन ग्रेचुशियस? आंसर क्या होगा? बोथ। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा लीन है जिसमें आप बेलर की कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते हो? तो जनरल। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखोगे तो पर्टिकुलर। ये क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स? ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बताओ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की क्या पोजीशन है। तो क्या आंसर होगा आपका? बेली। बेली की पोजीशन। यहां तक क्लियर है बेटा बेसमेंट? हाँ। यस सर। अब चौथा बता रहा हूं और 4 ही करने हैं, 5वां एजेंसी कल सुबह बताऊंगा और उसके बाद लीगल रीजनिंग करेंगे अपन। ठीक है? जी सर। प्लेज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? प्लेज। प्लेज को पॉन भी बोलते हैं, PAWN, पॉन। ठीक है, वो आता है हिस्ट्री चैनल में, देखियो कि पॉन शॉप। हाँ, पॉन चार जाता है। तो यहां पर पॉन या प्लेज का मतलब होता है, यहाँ पे 2 पार्टीज होती है, एक को बोलते हैं पॉनर और दूसरी को बोलते हैं पौनी। एक स्पेशल बात याद रखना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेसमेंट। ये एक स्पेशल टाइप का बेसमेंट है। तो आपसे पूछे अगर विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ बेसमेंट, तो आपका आंसर होगा प्लेज या पॉन। अब क्या है मैं आपको मतलब बता दूं, हिंदी में प्लेज को गिरवी कहते हैं।
ठीक है, इसका मतलब होता है व्हेन द पाउनर डिपॉजिट्स हिज मूवेबल प्रॉपर्टी, वर्ड सुनो मेरे, मूवेबल प्रॉपर्टी। सर इमूवेबल क्यों नहीं? इमूवेबल को मॉर्गेज बोलते हैं, गिरवी रखाने को। जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखाते हैं तो उसको प्लेज या पॉन बोलते हैं। जैसे ज्वेलरी वालों के यहाँ लिखा रहता है हमारे यहाँ गिरवी रखाया जाता है, तो लोग प्लेज करवाते हैं। जेवर जो होते हैं मूवेबल होते हैं, तो प्लेज होते हैं। तो व्हेन द पाउनर डिपॉजिट हिज मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी विथ किसके पास? पाउनी, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन। जब लोन लेने के लिए पाउनर अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी पाउनी के पास रखाता है, तो इसे हम प्लेज या पाउन बोलते हैं। शर्त यह होती है कि अगर लोन रीपे हो गया तो पाउनी क्या करेगा? ससम्मान रिटर्न कर देगा प्रॉपर्टी। और अगर लोन रीपे नहीं हुआ, डिफॉल्ट हो गया, तो पाउनी जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकेगा। अब स्पेशल टाइप ऑफ बेसमेंट क्यों बोला जा रहा है, ये समझो कि जब हमने प्रॉपर्टी रखवाई है तो सिर्फ गिरवी ही रखाई है। जब तक हम लोन नहीं चुकाते, सामने वाला उसको संभाल के रखेगा। तो क्योंकि संभाल के रखना पड़ रहा है, इसलिए इसको स्पेशल फॉर्म ऑफ बेसमेंट बोल रहे हैं। और जब हम लोन रीपे करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा। ये प्लेज या पॉन कहलाता है। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आगे समझ समझ आया। कुछ पूछना है? कुछ नहीं। पूछना है इसमें? पंकज क्लियर है? यस सर। तनीषा क्लियर है बेटा? हाँ सर। वेदिका क्लियर है? जी सर क्लियर है। तुम तीनों का मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए अभी CSET में। वो कैलेंडर क्लॉक बन गया क्या लॉजिकल रीजनिंग का, कि डाउट आ रहा है? कैलेंडर के क्वेश्चंस थोड़े बहुत कुछ बचे हुए में हैं और क्लॉक के तो मैम भेज दी बाकी। तुमसे बन रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंटली, ये बताओ। हाँ कॉन्फिडेंस तो आया सर बना के। चलो ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इतना ही है ये प्लेज। ठीक है, तो आपको 4 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिए, इंडेमनिटी, गारंटी, बेसमेंट, प्लेज। कल की क्लास में हम करेंगे एजेंसी, और एजेंसी के साथ कल हम सुबह पढ़ेंगे लीगल क्वेश्चंस या लीगल रीजनिंग बोल सकते हो। ये कल हम लोग सुबह पढ़ने वाले हैं। कितने बजे? 9:15, 9:15 बजे, है ना? ठीक है, चलो कल मिलते हैं हम लोग। ये रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा। ओके सर। बाय बाय बेटा। बाय सर।